हेलो लर्नर्स, हम लोग कर रहे हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में मीड के आइडियाज़ को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा था। मीड की जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स थी वो काफ़ी न्यू हमने सीखी हैं, जिसमें हमने लगभग 13 बुक्स को कवर किया है। तो अगर आपने हमारा वो पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपके लिए रियली बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो उसको देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है। और उसमें हमने ऑलरेडी मीनिंग भी बताया है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का क्या मीनिंग है, टर्म कब कॉइन हुआ, कैसे कॉइन हुआ, कौन सी बुक में, और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो इसको देखने से पहले वो वाला पार्ट ज़रूरी है। तो जिसने उसको नहीं देखा है वो देखने के बाद ही इस पार्ट को देखें, तभी आपको समझ में आएगा सीक्वेंस में, अदरवाइज़ आप एकदम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। और उसके बाद हमने उसमें जो किया था, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे हमारा मेनली लेक्चर बेस्ड था, वो हमने 4 स्टेजेस को कवर किया था, जो इंटर रिलेटेड, जिसको डायलेक्टिकली इंटर रिलेटेड बताते हैं, जिसमें उन्होंने लोअर एनिमल और ह्यूमन एक्ट के बारे में डिफरेंसेस बताए हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। आज हम करेंगे मीड के ही आगे जो कॉन्सेप्ट में इम्पॉर्टेंट है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट है जेस्चर। तो उन्होंने जेस्चर के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया है, और उन्होंने कहा है कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं किसी से या इंटरेक्शन करते हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो जेस्चर होती है। क्योंकि जेस्चर की जब वो बात करते हैं तो उन्होंने बताया कि हम किसी से भी अगर इंटरेक्शन करते हैं तो बिना जेस्चर के कोई काम नहीं चलेगा। तो जेस्चर में उन्होंने बोला कि जो जेस्चर का सीधा मतलब होता है वो ये होता है कि जो भी जेस्चर में हम कम्युनिकेशन करते हैं वो कैसे होता है, ऑटोमेटिक होता है। मतलब कि इसका सीधा मतलब है, जेस्चर जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से गति होती है या मूवमेंट होता है। किसी भी चीज़ को जो हम प्रदर्शित करते हैं उसको करने का एक तरीका होता है, और इसमें क्या होता है कि जो भी मीनिंग निकलता है उसके आधार पे सामने वाला इंटरेक्ट करता है। तो जेस्चर अभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है और किस तरह से सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर हम एक वर्ड में बताना चाहें कि सिंबल जो जेस्चर है उसका क्या मतलब है, तो सीधा मतलब है जेस्चर जो होता है वो एक तरह से मूवमेंट होता है। और जब हम किसी से बात करते हैं तो जो हम हाथ, जैसे कि अभी हम हाथ हिला के आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक तरह से ये जेस्चर ही है। ये एक तरह से आपको बताता है कि किस तरह से हम चीज़ों को आसानी से समझें। तो इसी में उन्होंने बोला है कि अगर हम इंटरेक्शन में जेस्चर्स को हटा दें तो जो मनुष्य है वो एक पत्थर की मूर्ति की तरह बन जाएगा। मान लीजिए हम अभी आपको समझाते वक्त कुछ भी आई कांटेक्ट हमारा ना रहे, हम किधर भी देख के ऐसे बात कर रहे हैं, तो क्या वो आपको इतना अच्छे से समझ में आएगा? वो नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जेस्चर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी ने क्या किया है, आँख को लाल पीला किया। इसका क्या मतलब है? आँख को लाल पीला करने का मतलब है वो आँख बना रहा है इस तरह से करके, तो इसका मतलब है वो आपसे गुस्सा है, और वो मीनिंग जो उसका निकला आँख लाल पीले करने का, वो आपको समझ में आ गया कि वो गुस्सा है सामने वाला। तो इस तरह से क्या होता है, मीनिंग जब आपको समझ में आ जाता है तो इसका मतलब होता है जो भी सामने वाले ने जेस्चर दिया वो आपको समझ में आ गया। लेकिन इसमें जो जेस्चर के जो टाइप बताए हैं उसमें जो मीड ने बताए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने बात की है नॉन सिग्निफिकेंट जेस्चर की। ठीक है, तो नॉन सिग्निफिकेंट जेस्चर जो होता है उसमें वो कहते हैं कि नॉन सिग्निफिकेंट जेस्चर क्या होता है। उसमें उन्होंने कहा कि इसका कोई जो मीनिंग होता है वो नहीं क्लियर हो पाता है। नॉन सिग्निफिकेंट जेस्चर का क्या मतलब है, उसमें मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता है। इसका सीधा मतलब होता है, जेस्चर का भी सीधा मतलब होता है जैसा आपने किया वैसा हमने कर दिया। ठीक है, वैसा हमने कर दिया, तो इसका मतलब कोई गति हुई और जो आपने किया वो हमने कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने आपसे किया हेलो हाथ हिलाकर, तो आपने मेरे हाथ को देखा और आपने भी कर दिया हेलो।
भले ही मेरा मन नहीं था हेलो करने का, लेकिन आपका मन नहीं था, लेकिन मैंने किया तो आपने भी वो कर दिया। तो जैसा मैंने किया वैसा आपने कर दिया, ये भी एक तरह से जेस्चर है। मीनिंग इसका निकले या ना निकले, लेकिन तब भी वो एक तरह से जेस्चर होता है। उसमें उन्होंने नॉन सिग्निफिकेंट में जो एग्जांपल दिया है वो दिया है डॉग फाइट का। डॉग फाइट का क्या मतलब है, जो डॉग होते हैं, डॉग्स, वो आपस में जब लड़ाई करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक जो डॉग होता है वो दूसरे पे बार्क किया, मतलब एक जो डॉग था वो दूसरे पे भौंका, तो जो दूसरा वाला डॉग था वो अपने आप ही उसने भौंकना शुरू कर दिया। उसने मीनिंग देखा ही नहीं कि क्या है क्या नहीं, क्यों वो भौंक रहा है। कई बार होता है ना, चोर नहीं आते फिर भी कुत्ते को आप देखो वो भौंक रहा है, तो दूसरा जो है वो भी भौंकने लगा, उसको पता ही नहीं हो क्या रहा है। एक भौंकना शुरू किया तो दूसरा भी भौंकने लगा। तो इस तरह से क्या हुआ, ये नॉन सिग्निफिकेंट जेस्चर है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो और इसमें आपको ये भी समझ में आया कि जैसे कि हम कभी इशारा करते हैं तो बहुत सारे जेस्चर्स होते हैं सोसाइटी में, और उसमें मीड ने ये भी बोला कि जब भी हम जेस्चर करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं हमें एक कम्युनिकेशन में एक जेस्चर की नीड हो, ये 2 और मोर भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक भी जेस्चर्स हो सकते हैं किसी भी एक कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने में। क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से हो गया। और जेस्चर में उन्होंने दो टाइप और बताए हैं, जैसे कि एक उन्होंने बताया जेस्चर किस तरह से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका वोकल और दूसरा हो सकता है नॉन वोकल। तो वोकल का क्या मतलब होगा, वोकल का मतलब होगा वर्बल, और नॉन वोकल का मतलब है नॉन वर्बल। मतलब जो वोकल है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, बोल कर बताएंगे, और इसमें हम बोलेंगे नहीं, बिना बोले। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 तरह से हो सकते हैं। जेस्चर में वोकल भी जेस्चर्स होते हैं और नॉन वोकल भी होते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैंने सिंपली हेलो किया, ज़रूरी नहीं हम वोकली बोलें या बोल कर ही बोलें, लेकिन उसका फिर भी मीनिंग निकल रहा है और वो मीनिंग आप अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन वोकल हो गया। बोल नहीं रहे लेकिन फिर भी उसका मीनिंग निकल रहा है, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट सिंबल जेस्चर हो सकता है। अभी हम बात करें नॉन सिग्निफिकेंट की, तो उसमें क्या होता है, मीनिंग समझ में नहीं आता है, मीनिंग नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी जैसा क्रिया आपने की वैसी प्रतिक्रिया सामने वाला कर देता है। तो क्लियर हो गया। नॉन सिग्निफिकेंट में क्या होगा, इसमें बोलना कंपलसरी नहीं होता है, इसमें ज़रूरी नहीं होता है कम्युनिकेशन हो, लेकिन फिर भी जो भी वो एक्शन करते हैं वो हमारे सारे इसके अंदर आते हैं। मुझे लग रहा है बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसमें वो क्या होता है, वो सोचते नहीं हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं, तुरंत ही जैसा आपने किया वैसा क्या करेंगे, तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे, एकदम क्विकली करेंगे। जो भी आपने किया वैसा हमने किया। आपको याद क्या रखना है कि जब भी नॉन सिग्निफिकेंट सिंबल की बात होगी, जेस्चर की बात होगी, तो हम उसमें डॉग फाइट का एग्जांपल याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा जो है वो है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट जेस्चर्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एक तरह से थॉट प्रोसेस होता है। तुरंत ही जैसे हम रिस्पांस कर रहे थे इसमें डॉग फाइट की तरह, तो इसमें तुरंत रिस्पांस नहीं करते, इसमें क्या करते हैं, थॉट प्रोसेस होता है, थोड़ी देर सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद रिस्पांस करते हैं। जो भी आपने क्रिया की उसके बाद हम थोड़ी देर के बाद हम रिस्पांस करेंगे, ना कि आपने कुछ कहा और हमने तुरंत ही उसको शुरू कर दिया। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट जो जेस्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी कम्युनिकेशन में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और इसके बिना जो भी हमारा वो रहता है, इंटरेक्शन रहता है, वो इनकम्प्लीट ही माना जाता है, क्योंकि वो सामने वाले को इसमें मीनिंग समझ में नहीं आता है। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, मीनिंग समझ में आना चाहिए कि जो भी आप कह रहे हैं उसका क्या अर्थ है, वो आपको भी समझ में आना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति को भी समझ में आना चाहिए कि वो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो आपके जो भी आप कहना चाह रहे हैं उसको एकदम सेम समझ पाए। तो इसलिए आपने देखा
कि इसमें ये इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी ये वो होते हैं नॉन वर्बल या नॉन वोकल, ज़रूरी नहीं कि वो सारे इम्पॉर्टेंट हों, या कभी कभी ये होता है कि जितने भी वर्बल हैं या वोकल हैं ये भी ज़रूरी नहीं कि वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हों। कई बार होता है कि जैसे हमने कहा जितने भी बोलकर वर्बल होंगे सिग्निफिकेंट वो सारे इम्पॉर्टेंट होंगे। लेकिन कुत्ते भी तो एक तरह से बोलते ही हैं। जब वो भौंक रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बोल रहे हैं, लेकिन उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, इस वजह से वो नॉन सिग्निफिकेंट है। बोलना तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बोलने के साथ साथ क्या इम्पॉर्टेंट है, मीनिंग भी उसका निकले। जैसे हम एग्जांपल में बताएं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, गुर्राना हमने लिख दिया, ठीक है, गुर्रा रहा है, उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन वो अपने मन में कुछ कर रहा है, गुरगुर गुरगुर कुछ कर रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहा है, तो क्या हो गया, वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो अक्सर कुछ ना कुछ बोलते, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, मुँह से आवाज़ निकालते रहते, पर उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। सिग्निफिकेंट जेस्चर तभी होंगे जब उसका मीनिंग निकलेगा, प्रॉपर मीनिंग, और वो हमारे साथ साथ आपको भी समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, तभी वो सिग्निफिकेंट होगा। जितने भी एनिमल्स होते हैं या लोअर जो भी एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट सिंबल करते हैं। और कई बार क्या होता है, जो ह्यूमन रहता है ना, ह्यूमन एक्ट जो होता है वो भी कई बार ऐसे क्रियाएं करता है जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं, वो नॉन सिग्निफिकेंट में चली जाती हैं। लेकिन जब भी हम बोलकर ऐसे अपने आप को स्पष्ट बता पाते हैं तो वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। इसी के साथ साथ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो है सिग्निफिकेंट सिंबल। सिग्निफिकेंट सिंबल्स की जब वो बात करते हैं तो इसमें इन्होंने कहा जो वोकल जेस्चर्स होते हैं ये वाले, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें हम बोल के जब बताएंगे तभी हमारा कोई मीनिंग निकल पाएगा। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, मीनिंग, और इसमें जो सुनने वाला है, मतलब सुनने वाला और बोलने वाला, दोनों की क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। मतलब दोनों को हम इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के मीनिंग को समझेंगे। और इसमें क्या रहता है, सिग्निफिकेंट सिंबल वो रहते हैं जिनका कोई मीनिंग, और इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि वो लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए। जैसे कोई अमेरिकन है, उसको जब इंडियन लैंग्वेज आ ही नहीं रही तो वो कैसे समझेगा, या ऐसे ही कन्नड़ लैंग्वेज आपको नहीं आ रही तो आप उसके वो कितना भी सिग्निफिकेंट सिंबल दे लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पाएंगे। तो मीनिंग दोनों को समझ में आनी चाहिए, जो दे रहा है रिसीवर और जो भी उसको जो सेंड कर रहा है और रिसीवर जो प्राप्त कर रहा है, उसको दोनों को ही मीनिंग पता होनी चाहिए, तभी उसका वो निकलेगा मीनिंग। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे आग लग गई, एग्जाम्पल, आग लगने पर चिल्लाना। तो क्या हुआ, जब आपको पता है कि हम बोल रहे हैं भागो भागो आग लग गई है, तो आपको समझ में आ रहा है आग लगने का मतलब क्या है, तभी तो आप भागेंगे, नहीं तो आप सोचेंगे इससे क्या हुआ। आपको अगर पता ही नहीं है आग लगने का क्या मतलब है, आप जानते ही नहीं है, तो आपके लिए वो जो भी क्रिया है वो कोई भी वैल्यूएबल नहीं रहेगी। तो इसलिए मीनिंग दोनों को पता होनी चाहिए, जो बोल रहा है वो भी और जो दे रहा है वो भी, उसको भी पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने हेलो किया, तो आपको भी पता होना चाहिए हेलो किस लिए हम कर रहे हैं या उसका क्या मीनिंग है। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट सिंबल्स जो है वो एक तरह से काइंड ऑफ जेस्चर ही है, और इसमें ये यूज़ होता है। और सबसे
महत्वपूर्ण जेस्चर का ये है, क्योंकि इसके बिना कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं हो सकता। तो ये एक तरह से कम्युनिकेशन का पार्ट है, और ये जो जेस्चर होता है, इसका जो कन्वर्सेशन होता है, उसके लिए कोई भी सोचने की या थिंकिंग की नीड नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक होता है। जो मैंने शुरू में ही बताया कि जैसा आपने किया वैसा हमने भी आपको देख कर रिस्पॉन्स कर दिया। तो ये है। तो जेस्चर्स में नॉन सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट जेस्चर्स का मीनिंग पूछ लेता है, या एग्जांपल देके उसने पूछ लिया कि क्या है, तो जब तक आपको पता नहीं होगा तो डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। उसी के साथ साथ सिग्निफिकेंट सिंबल्स भी पूछता है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसमें थोड़ी सी और चीज़ें हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी हम लोग माइंड को करेंगे। तो हमने, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने सीक्वेंस में बनाया ताकि आपको समझ में आए। तो अभी हमने जो किया जेस्चर में सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट, और उसमें हमने जो सिग्निफिकेंट सिंबल्स थे उनकी बात करी। तो सिग्निफिकेंट सिंबल्स में लैंग्वेज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर लैंग्वेज नहीं है और अगर लैंग्वेज हम समझ नहीं रहे एक दूसरे की, तो वो उसी तरह डॉग फाइट की तरह हो जाएगा, एक दूसरे पर भौंकते रहेंगे, और जो मनुष्य होंगे वो मात्र पत्थर की मूर्ति हो जाएंगे, उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। तो इसलिए जो इंटरेक्शन होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है? सिग्निफिकेंट सिंबल्स का होता है, और वो सिर्फ मनुष्यों के पास ही होता है, क्योंकि उनके पास दिमाग होता है, एबिलिटी होती है, थिंकिंग प्रोसेस होती है, तो वो सोच के फिर उसके बाद एक्शंस को करते हैं। तो इस तरह से आपने जेस्चर्स में सिग्निफिकेंट जेस्चर्स और नॉन सिग्निफिकेंट जेस्चर्स के साथ साथ सिग्निफिकेंट सिंबल्स को समझाया, और वो जो वोकल जेस्चर्स थे, नॉन वोकल जेस्चर्स थे, उसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को ही समझाया। तो कन्वर्सेशन में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। वो ह्यूमन एक्ट भी करता है, और जो लोअर एनिमल्स होते हैं वो भी करते हैं। तो सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। तो आप जब सीक्वेंस में देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हमने जो स्टेजेस की थी वो भी कहीं ना कहीं हमारे इन सभी चीज़ों में लिंक हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, जो भी लैंग्वेज है वो सबसे बड़ा इसमें रोल अदा करता है, और तभी जो भी हमारे जेस्चर्स हैं सिग्निफिकेंट सिंबल्स तभी बनेंगे जब वो इस तरह से इनको लैंग्वेज उसमें यूज़ होगी और उसका मीनिंग दोनों को समझ में आएगा। यानी जो दे रहा है और जो ले रहा है दोनों को जब समझ में आएगा तो वो हमारा हो जाएगा सिग्निफिकेंट सिंबल्स, और उसी तरह हम उसको देखेंगे सिग्निफिकेंट जेस्चर की तरह। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे माइंड की, जो क्योंकि इनकी बुक ही थी माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। तो अब हम इन तीनों की बात करेंगे, माइंड की, सेल्फ की एंड सोसाइटी की, और उसके बाद हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलेंगी, और आपको पता होना चाहिए अगर आप सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। माइंड क्या है? माइंड एक तरह से इनर कन्वर्सेशन होती है। मतलब जो माइंड होता है वो अंदर ही अंदर बातें करता रहता है, कन्वर्सेशन करता रहता है। जैसे ही आपने कोई स्टिमुलस भेजा वो रिस्पांस करेगा, लेकिन उसका दिमाग अंदर अंदर क्या करेगा? सोचता रहेगा। और माइंड जो रहता है वो ह्यूमन के पास, जो ह्यूमन इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उसके बाद सेल्फ का डेवलपमेंट करता है। तो माइंड क्या करता है? अपना कई सारे जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उनके आधार पे भी सोचता है। जैसे हमने 4 स्टेजेस में आपको एग्जांपल देके बताया था कि वो मशरूम खाएगा, लेकिन वो सोचेगा खाने से कोई लॉस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसको कोई दिक्कत हो जाए, और कितने देर में खाए, यहाँ पे जो भी खाना शादी पार्टी में गया वो पता नहीं कैसे बना हो, सफाई हो ना हो। तो ये सारी चीज़ें वो सोचता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में खाने के बाद क्या होगा, जो कि लोअर एनिमल में नहीं होता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि सारा रिस्पॉन्स करने के बाद लास्ट में वो क्या करेगा? कंजम्पशन करेगा कि करना है या नहीं। तो वो लास्ट में डिसाइड करेगा। तो ये कैसे डिसाइड करता है? ये दिमाग बताता है व्यक्ति का, वो इनर कन्वर्सेशन करता है, उसके बाद बताता है कि आपको करना है या नहीं करना है और क्या सही है। तो इन्होंने बताया जो मनुष्य है, मनुष्य का जो सेल्फ है उसका जो डेवलपमेंट होता है उसमें दिमाग का बहुत बड़ा रोल होता है, और उसके बिना कोई भी जो सेल्फ है उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि सेल्फ क्या है, इनके अकॉर्डिंग तो इन्होंने सेल्फ में बताया कि जो सेल्फ का डेवलपमेंट होता है वो इसकी वजह से होता है, माइंड की वजह से। अगर माइंड ही नहीं होगा तो बॉडी क्या है? जो बॉडी है वो कुछ भी नहीं है। अगर उसमें सेल्फ नहीं है तो बॉडी का कोई मतलब नहीं। और सेल्फ कैसे बनेगा? माइंड से।
जब व्यक्ति के पास दिमाग होता है तो वो अपने स्व को डेवलप करता है, यानी अपने स्व जो है उसको निर्भर करता है, अपने जो आंतरिकरण करता है, जो भी चीज़ों का जो इंटरनलाइजेशन करता है उसके आधार पर वो क्या करता है, अपने सेल्फ का डेवलपमेंट करता है। और वो कैसे करेगा, जब वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करेगा। और सोसाइटी से इंटरेक्ट कैसे करेगा, सिंबल्स से। तो इन सिंबल्स के माध्यम से वो क्या करता है, इंटरेक्शन करता है और उनका मीनिंग निकालता है। मीनिंग निकालने के बाद वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो वो ऐसे ही रैंडमली आपने कुछ कहा तुरंत वो नहीं रिस्पॉन्स कर देता है, इसके आधार पर वो क्या करता है, इनर कन्वर्सेशन करता है। और कई बार तो वो ये तक भी पता लगा लेता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैंने क्या किया, आपसे ये कहा कि आप ऐसे हो, तो हमको ये भी पता चल जाता है कि हमारे ये कहने के बाद आपका रिस्पांस क्या होगा, ये होगा। और ये भी सोच लेता है, ये जो सेल्फ है वो क्या करता है, वो ये भी जान जाता है ये रिस्पांस करेंगे तो फिर हम ये बोलेंगे तो फिर से ये ऐसा रिस्पांस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो सेल्फ होता है ना, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो समझ जाता है कि हम जो भी कहेंगे फ्यूचर, जैसे कि मैंने मशरूम का एग्जाम्पल दिया था, तो उसको पता चल जाता है कि अगर हम खाएँगे तो हमारे खाने के बाद तुरंत तो मुझे टेस्ट मिलेगा, भूख मेरी शांत हो जाएगी, लेकिन फ्यूचर में इसका क्या होगा, वो दिक्कत हो जाएगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से वो डिसाइड करता है कि उसे नहीं खाना है मशरूम। तो ये एबिलिटी जो है वो किसके पास है, मनुष्य के पास है। तो बॉडी कुछ भी नहीं है और उसमें जब तक सेल्फ डेवलप नहीं होता है। इसी में उन्होंने ये भी बोला, कई बार बोलते हैं ना कि मेरी आत्मा नहीं कहती कि हम ये काम करें। तो वो आत्मा क्या होती है, वो सेल्फ होता है, वो इनर कॉन्शियस होती है उसकी, कि वो नहीं गवाही दे रहा है कि ये काम करो। तो ये चीज़ है कि जो सेल्फ होता है वो सोशल जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उन सबको क्या करता है, इंटरलाइज कर लेता है। और ये सेल्फ का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ रह के होगा, सोसाइटी में रह के होगा। समाज में रहकर वो सीखता है कि किस तरह से उसको क्रिया करनी है, कि सामने वाला का जो भी हमें इंटरेक्शन मिलेगा, रिस्पांस मिलेगा, वो कैसे मिलेगा। एग्जांपल मैं आपको देके बताना चाह रही हूँ। जैसे मान लीजिए कोई इन्फेंट चाइल्ड है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो मान लीजिए उसको आपने सुई चुभोई, तो वो क्या करेगा, रोना स्टार्ट कर देगा। रोना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद उसकी माँ आई और माँ ने क्या किया, उसको मिल्क दिया। तो थोड़ी देर बाद वो मतलब हंसने लगा या शांत हो गया। ये तो मैंने ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है, उसको समझ में आ गया कि जब हम रोएंगे तो मेरी माँ मुझे ज़्यादा कंसर्न दिखाएगी। मतलब उसको लगने लगा कि हम जब रोएंगे तो हमारी माँ हमको ज़्यादा कंसर्न दिखाएगी और इस तरह से हमारी माँ हमारा ज़्यादा ध्यान रखती है। उसको पता चल गया, इनर कॉन्शियस से उसको पता चला, उसके माइंड ने उसको बताया कि ऐसा करने से ऐसा होगा। तो कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब उनको मन करता है कि हमें ये चीज़ चाहिए तो यूँ ही रोने लगते हैं, फालतू ही रोने लगते। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है अगर हम रोएंगे तो हमारी मम्मी हमारे पास आएंगी, फिर हमको खिलौने देंगी या मिल्क देंगी या कहीं टहलाने जाएंगी। कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चों को हैबिट होती है कि वो बाहर घूमने जाएंगे या उन्हें गोद में लेके थोड़ा टहलाओ, तो फिजूल ही रोने लगते हैं। जब उनको गोद लेके टहलाने लगो तो वो हंसने लगते हैं। इसका क्या मतलब है, सेल्फ डेवलप हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि समाज में हमको किस तरह की क्रियाएँ करनी हैं। और वो कैसे समझता है, इन सिम्बल्स के माध्यम से, वो अपने दिमाग के माध्यम से, जो भी उसके पास्ट के एक्सपीरियंस रहे होते हैं उनके आधार पर उन सारी चीज़ों को समझता है। और फिर आगे का जो भी क्रिया करेगा वो चीज़ें ध्यान में रख के करेगा कि अगर हम रोएंगे तो मेरी माँ आएगी और मुझे मिल्क देगी, फिर हमारी केयर करेगी। तो इसलिए वो क्या करता है, ऐसी क्रियाएं बार बार करता रहता है और समाज में रह के वो इंटरेक्शन करता है तो सीखता है, फिर वो बार बार करता रहता है। इस तरह से उसका क्या होता है, जो सेल्फ होता है वो डेवलप हो जाता है। तो जब सेल्फ डेवलप हो जाता है तब वो सोसाइटी से इंटरेक्शन करता है और सोसाइटी में वो लगातार इन सिम्बल्स के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इसी में जो ब्लूमर थे उन्होंने क्या कहा, ब्लूमर के अकॉर्डिंग मीड ने जो कहा कि मीड का जो सेल्फ है उसको उन्होंने कहा है सृजनात्मक सावयव है। क्या पता ये क्वेश्चन कहीं पूछ ले कि किसने कहा है जो सेल्फ है वो सृजनात्मक सावयव है, तो ये ब्लूमर ने कहा है। मीड के अकॉर्डिंग जो सेल्फ है वो सृजनात्मक सावयव है, जो मनुष्य हमेशा क्या रहता है,
क्रियाशील रहता है। क्रियाशील कैसे रहता है? वो सारी चीज़ों को सीखता रहता है। तो इस तरह से ये ब्लूमर ने कहा है मीड के पर्सपेक्टिव में कि सेल्फ हमेशा एक्टिव रहता है, वो चीज़ों को सीखता रहता है और जीवन पर्यंत में हम लोग सीखते ही तो रहते हैं। तो ये क्या होता है, इस तरह से हम सीखते रहते हैं और इस तरह से हमारा जो सेल्फ है वो सोसाइटी में रहकर डेवलप हो जाता है और हम जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको सीखते हैं और भविष्य में ये भी हम पता लगा के रखते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो क्या होगा। अब इसमें थोड़ा सा नोट इसको हम रब कर देते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सेल्फ का डेवलपमेंट कैसे होता है। उसमें हम प्ले स्टेज, गेम स्टेज, इन सब की बात करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कैसे होता है। तो सेल्फ का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके लिए मीड ने क्या कहा है वो हम जानते हैं। तो सेल्फ का डेवलपमेंट जो होता है उसको उन्होंने एक चाइल्ड के डेवलपमेंट से भी जोड़ा है। तो अगर आप चाइल्ड के डेवलपमेंट से जोड़ के इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यानी जैसे जैसे चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे ही सेल्फ का डेवलपमेंट भी होता है। तो इसमें उन्होंने 2 स्टेजेस बताई हैं और ये कहा कि जो सेल्फ का डेवलपमेंट होता है वो 2 स्टेजेस में होता है, जिसमें उन्होंने प्ले स्टेज और गेम स्टेज की बात की है। जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता रहता है कि प्ले स्टेज और गेम स्टेज किसकी है, वो तो आपको पता है कि ये किसका है, ये तो मीड बता लेंगे, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं और उससे भी पूछ लेता है या पूछ लेता है दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो आपको यहाँ पता चलेगा। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्ले स्टेज की, तो ये जब बच्चा छोटा रहता है स्टार्टिंग में लगभग 2 साल तक ये स्टेज चलती है और इसमें क्या रहता है, ये स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग की बात होगी तो ये क्या रहता है, अनऑर्गेनाइज्ड रहता है और अनऑर्गेनाइज्ड रहता है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे बच्चा रोल प्लेइंग करता है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी अपनी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बता रखा है कि रोल प्लेइंग कॉन्सेप्ट किसका है, जिसमें आंसर मीड है। और ये तो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है कि रोल प्लेइंग किसका कॉन्सेप्ट है, तो उसमें मीड रहता है। तो ये तो पता ही है आपको, लेकिन अब आपको समझ में आया रोल प्लेइंग जो है वो प्ले स्टेज के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो भी सीखता है वो खेल खेल में सीखता है और उस खेल खेल में क्या करता है, एक दूसरे से प्रतीकों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से क्या करता है, वो सीखता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो सेल्फ होता है व्यक्ति का वो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, उसको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। अब प्ले स्टेज में कैसे वो रोल प्लेइंग में कैसे वो रोल प्ले करता है, किस किस चीज़ के रोल प्ले करता है। जैसे वो खेल खेल में कभी मॉम बनता है, कभी वो डैड बनता है और कभी टीचर बनता है, कभी वो डॉक्टर बनता है। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब खेलते रहते हैं तो डॉक्टर बन के वो कभी आला डाल लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं, कभी इंजेक्शन लगाते हैं और कभी टीचर बन के वो टीचिंग करते हैं, पढ़ाने की प्रैक्टिस करते हैं, या कभी मॉम का रोल प्ले करते हैं या कभी डैड का। तो ये क्या करते हैं, रोल प्लेइंग करते हैं। अब समझ में आया रोल प्लेइंग को जो पूछा जाता है कॉन्सेप्ट किसका है, वो मीड का है और वो प्ले स्टेज जो है उसके अंदर आएगा, स्टार्टिंग के 2 साल में ये रहता है। लेकिन यहाँ पे बच्चा क्या रहता है, जो भी क्रिया करता है वो अनऑर्गेनाइज्ड उसका रिस्पॉन्स रहता है। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट जब हम गेम स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पे आते आते क्या हो जाता है, थोड़ा उसका सेल्फ जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और यहाँ पे वो क्या करता है, रोल टेकिंग करने लगता है। और ये भी मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी कि रोल प्लेइंग और रोल टेकिंग की बात किसने की, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि इसकी बात करते हैं मीड, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है मीड का रोल प्लेइंग और रोल टेकिंग दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए अभी तक वो ऐसे खेल रहा था, अब यहाँ वो टीम में खेलने लगता है। तो इसमें जो मीड ने एग्जांपल दिया है वो दिया है बेसबॉल का, और इसमें जो उन्होंने एग्जांपल दिया है वो दिया है अमेरिकन इंडियंस का। क्या पता कहीं पूछ ले कि किस में कौन सा एग्जाम्पल है, तो इसमें ये दिया है, इसमें ये। अब टीम में रह के क्या करता है, वो टीम के साथ जब खेलता है तो उसका सेल्फ जो होता है थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और वो धीरे धीरे ये जो होती है एक जटिल प्रोसेस होती है, कॉम्प्लेक्स होती है और ये जीवन पर्यंत चलती रहती है और इस तरह से वो रोल को टेक करता रहता है और सीखता रहता है। तो ये प्रोसेस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है इसकी तुलना में। और अब आपको समझ में आ गया प्ले स्टेज और गेम स्टेज क्या है, इसके अंदर आपने रोल टेकिंग और रोल प्लेइंग को भी बहुत अच्छे से समझ लिया।
आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो इसके आगे उन्होंने ये भी बताया कि डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ में प्ले स्टेज और गेम स्टेज का बहुत बड़ा रोल रहता है। उसके साथ ही साथ जनरलाइज्ड अदर और सिग्निफिकेंट अदर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो अब हम लोग जानेंगे जनरलाइज्ड अदर क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है। तो जनरलाइज्ड अदर और कुछ भी नहीं, अगर सिंपली हम एक वर्ड में इसको समझने की कोशिश करें तो जनरलाइज्ड अदर जो है वो एक तरह से एटीट्यूड है, किसका, एटीट्यूड ऑफ इंटायर ग्रुप और कम्युनिटी, जो भी हमारी कम्युनिटी या ग्रुप है जिसके साथ हम रहते हैं उसका जो ओपिनियन है वो हमारे लिए जनरलाइज्ड अदर है। लेकिन हम उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, वो हमको कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालता है और उसकी बात को हम मानते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, इस टीम में हम हैं, बेसबॉल में जितने भी लोग हैं उनको हम पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन वो हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारे गांव के होते हैं, हमारे प्रांत के होते हैं या कहीं के भी होते हैं, पर हम उनके साथ काम करते हैं तो उनकी बातें भी हमको प्रभावित करती हैं। तो हम अगर एक बात में समझे तो जनरलाइज्ड अदर क्या है, एटीट्यूड ऑफ एंटायर टीम ग्रुप कम्युनिटी। ओके, ये क्या है, एटीट्यूड ऑफ इंटायर टीम ग्रुप या कम्युनिटी है जो कि हमको प्रभावित करती है या हम उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पड़ोस के भी हो सकते हैं या हमारे खेल के भी हो सकते हैं या फिर हमारी टीम के हो सकते हैं या हमारे समुदाय के लोग हो सकते हैं। इसके जस्ट अपोजिट है जो सिग्निफिकेंट अदर है, वो क्या होता है, तो सिग्निफिकेंट में एटीट्यूड ऑफ एनीवन हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, एटीट्यूड ऑफ anyone whose opinion or behavior are significant। सिग्निफिकेंट किसके लिए होता है, इंडिविजुअल के लिए। सिग्निफिकेंट का मतलब ही है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण अन्य, और इसका मतलब क्या था, सामान्यीकृत अन्य, सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य। तो ऐसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसकी ओपिनियन या जिसका एटीट्यूड या जिसका बिहेवियर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, जिससे हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरह से प्रभावित होते हैं, जिसकी बात मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है कि उन्होंने कहा है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी माँ ने बोला है तो हम ये काम नहीं कर सकते, या मेरे भाई ने बोला है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, या मेरे बहुत ख़ास दोस्त ने बोला है तो हम ये काम नहीं कर सकते आपका, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, क्यों, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं उनसे, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि वो मेरे अपने होते हैं। तो जो अपने होते हैं उनके लिए तो हम कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे आप कितने भी सही हो। हम सोचेंगे नहीं, मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी कहो डजेंट मैटर, चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन मेरे लिए मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें कौन कौन हो सकता है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे सिबलिंग्स हो सकते हैं, हमारे टीचर्स हो सकते हैं, मेंटर्स हो सकते हैं, या फिर हमारे बिलव पार्टनर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बात भी हम बहुत मानते हैं, उन्होंने जो कहा है वही करेंगे और उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। हम अपने टीचर्स की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे टीचर ने कहा है कि नहीं वहाँ नहीं जाना है, उस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना है तो हम नहीं जाएंगे। अगर हमारे टीचर बोलते हैं कि उस कॉन्फ्रेंस में जाओ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता लेकिन मेरे टीचर ने बोला है तो मुझे जाना है, मेरे टीचर ने कहा ये कोर्स करना है तो मुझे करना है, हमारे मेंटर हमें इतना अच्छा गाइड करते हैं, वो जो कहेंगे हम वही करेंगे, तो उनकी बात मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वो हमारे क्या हो गए, सिग्निफिकेंट अदर हो गए। अब हमें लगता है आप तो कंफ्यूज नहीं होंगे, और वैसे भी सिग्निफिकेंट का मतलब ही महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण कौन है, हमारी फैमिली। आप एक चीज़ ध्यान में रखना, हमारी फैमिली हमारे लिए सब कुछ है, महत्वपूर्ण है, वो किस में आएगी, सिग्निफिकेंट में आएगी। और इसी तरह जनरलाइज्ड अदर जो है, जनरलाइज्ड अदर क्या होता है, सामान्यीकृत है, तो उसमें हमारी टीम आ जाएगी। तो आप एक लर्न कर लेंगे तो एक वैसे भी नहीं बोलेंगे, तो आप लर्न करना सिग्निफिकेंट अदर। और सिग्निफिकेंट में कौन आएगा, हमारे मॉम, हमारे डैड, हमारे पेरेंट्स और हमारे जो भी ब्रदर सिस्टर जो भी हमारे क्लोज हैं वो सब इसमें आएंगे। ठीक है, इसी के अलावा उन्होंने बताया जो सेल्फ है उसको दो भागों में बांटा, एक आई और एक मी।
तो आई जो होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि हम अगर इन्फेंट चाइल्ड की बात करें, जो बच्चा छोटा है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सोसाइटी में क्या हो रहा है। मान लीजिए किसी के घर में डेथ हो गई है, छोटा बच्चा है, उसके लिए सोसाइटी क्या है, मीनिंगलेस है, उसको कोई मतलब ही नहीं है क्या हुआ, तो वो आराम से हंस रहा है, जब उसका मन कर रहा है खेल रहा है, खिलौना खेल रहा है, हालांकि बाकी लोग रो रहे हैं, तो उसके लिए बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मीनिंगलेस हैं, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। तो इसमें सेल्फ जो होता है एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है, वस्तु की तरह होता है, और उसको उससे कोई मतलब नहीं है समाज में क्या हो रहा है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड, अभी उसको सेल्फ डेवलप ही नहीं हुआ, उसको पता ही नहीं है। तो इसलिए आई क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स होता है। इसलिए मैंने कीवर्ड में कुछ लिख दिया है, जैसे कि इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, उसके अलावा इनकैलकुलेबल होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, अनऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स होता है। उसमें कुछ सोच विचार के नहीं किया जाता है कि ऐसे है वैसे है, बस क्या जो है मन में तुरंत बोल देता है। जो जैसे कि आपको याद रखना है, जो छोटा बच्चा है वो जो भी एक्टिविटी करता है वो आएगी आई में, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप भी अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। जो भी इन्फेंट चाइल्ड होगा, सोसाइटी उसके लिए क्या होगी, मीनिंगलेस होगी, सोसाइटी का कोई मतलब नहीं है। सोसाइटी में आपके घर में सब लोग रो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इन्फेंट चाइल्ड होगा वो क्या करेगा, हंसता रहता है। तो इस तरह से आई क्या होता है, यहाँ पे सेल्फ पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। उसके बाद मी में क्या होता है, सेल्फ डेवलप हो जाता है। तो अब ये क्या होता है, रिफ्लेक्टेड बाय सोसाइटी, सोसाइटी के द्वारा प्रभावित होता है और ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स हो जाता है। और एडॉप्शन ऑफ द जनरलाइज्ड अदर, जनरलाइज्ड बताया था ना अदर मैंने, एंटायर टीम और ग्रुप होता है, तो इनके द्वारा वो क्या करता है, अडॉप्ट करता है इनके आइडियाज़ को, और इसमें कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भी वो बिहेवियर करता है उसमें वो सचेत होकर करता है। उसके अलावा क्या होता है, हैबिचुअल होता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि पास्ट में ये किया था हमने, तो इसका एक्सपीरियंस ये था, तो फ्यूचर में वो उस हिसाब से बिहेवियर करेगा, यानी अब क्या करेगा, कैलकुलेट कर लेगा उसको। और ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स होता है। तो इस तरह से जो सेल्फ होता है ये इसका जब क्या हो जाएगा, समाजीकरण, यानी जब सोशलाइजेशन हो जाएगा तब ये बनेगा मी। तो मी कब बनता है, जब आई का समाजीकरण हो जाता है तो मी बनता है। जो वो इन्फेंट चाइल्ड था वो अब बड़ा हो गया है और उसे पता चलने लगा है कि हमें स्कूल जाना है, तो टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, तो ये क्या हो गया, उसका सेल्फ डेवलप हो गया, यानी डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ हो गया। अब वो टाइम से स्कूल जाएगा और टाइम से आएगा, क्योंकि उसको अपने सेल्फ के बारे में पता है। तो ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स हो गया, अब वो चीज़ों को समझने लगा है, आदत में उसकी आ चुका है, कॉन्शियस हो गया है और सोसाइटी के द्वारा प्रभावित है। अगर टाइम पे स्कूल नहीं जाएगा तो बाहर खड़ा होगा। तो इस तरह से जैसे जैसे डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ होता है वैसे ही डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड होता है। तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कैसे होता है। और ये सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। और मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो या कुछ नहीं समझ में आया हो, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊं और समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई वहाँ कर दूँगी। और अभी थोड़ा सा और बचा है, उसी के साथ हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा, तो इसे नोट करिए, फिर मिलते हैं। ओके, हम लोग कर लेते हैं अपना लास्ट पार्ट और इसी में हमारा जो मीड का जो भी आइडिया था वो हो जाएगा फिनिश। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने माइंड को पढ़ लिया, सेल्फ को पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है सोसाइटी को। तो मीड के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी थी वो क्या थी, समाज जो था मीड के अकॉर्डिंग, वो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने ये एक स्ट्रक्चर बनाया सोसाइटी का, ये है सोसाइटी। और जैसे कि आप जानते ही हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में घंटों का काम एक चित्र के द्वारा बहुत आसानी से हो जाता है, सिंबल्स के माध्यम से हमें चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती हैं। तो बस मैंने ही सोसाइटी को 3 की पॉइंट में लिखने की कोशिश की। पहला हमने लिखा ऑन गोइंग सोशल प्रोसेस, यानी जो समाज होता है वो कैसा होता है, लगातार चलता रहता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बहुत सारी एक्शंस करते हैं और जिसमें बहुत सारे सिंबल्स जेस्चर्स को यूज़ करके अपने जो भी एक्शन इंटरेक्शन होते हैं वो सोसाइटी में रहकर करते हैं और समाज में क्या होता है, सेल्फ का डेवलपमेंट होता है। दूसरी तरफ हमने लिखा ऑर्गेनाइज सेट ऑफ रिस्पॉन्स, सोसाइटी में क्या होता है, एक जो भी रिस्पॉन्स होता है वो
कैसा होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। कुछ भी हम इस तरह से नहीं बोल देते हैं, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं वैसे हम नहीं भौंक देते। वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज सेट होता है। हम सोच समझ के रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि हमारे पास माइंड है और माइंड में क्या होता है, हमारे सेल्फ का डेवलपमेंट होता है, थिंकिंग प्रोसेस करते हैं, उसके बाद ही रिस्पॉन्स करते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेट ऑफ रिस्पॉन्स होता है, ना कि छोटे बच्चे की तरह हम अनऑर्गेनाइज रिस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद सोसाइटी में रहकर क्या करते हैं, इंडिविजुअल इन द फॉर्म ऑफ मी, जो मी है वो क्या होता है, वहाँ से हमें सेल्फ का डेवलपमेंट होता है। तो सोसाइटी में रहकर ही मी का निर्माण होता है, और मी में जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। समाज में रहकर हम अपने आप को, अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं। तो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में ये 3 की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनको मैंने लिखा और आपको भी ये नोट करना है। तो इस तरह से हमने देखा माइंड, सेल्फ, सोसाइटी, तीनों चीज़ों को हमने समझाया। और इन्होंने कहा हम सेल्फ को माइंड से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हमें समाज को समझना है तो उसमें जो सेल्फ है उसको समझना होगा, और सेल्फ कैसे बनेगा, वो माइंड से बनेगा। तो इसलिए जो तीनों चीज़ें हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और तीनों चीज़ों को लेकर ही हम समाज में रहते हैं और सीखते हैं। उसके अलावा उन्होंने 2 बिहेवियर में डिफ्रेंशिएशन किया है, कोवर्ट और ओवर्ट बिहेवियर में। तो कोवर्ट में वो बताते हैं ये क्या कैसा बिहेवियर होता है, तो ये इसमें थिंकिंग प्रोसेस होती है, और इसमें मीनिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, थिंकिंग प्रोसेस होती है। और जो ओवर्ट बिहेवियर होता है वो किसी भी एक्टर का एक्चुअल बिहेवियर होता है, ठीक है। किसका, किसी भी एक्टर का क्या होगा, एक्चुअल बिहेवियर होगा। तो इस तरह से जो कोवर्ट बिहेवियर है और ओवर्ट बिहेवियर, इसमें भी थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन उन्होंने बताया है। और कोवर्ट में उन्होंने बताया कि थिंकिंग प्रोसेस रहता है, उसमें सोचता समझता है, उसके बाद ओवर्ट में जो भी वो बिहेवियर करता है, एक्चुअल बिहेवियर वो उसका होता है। तो इस तरह से हमने मीड के जो भी इम्पोर्टेंट आइडियाज़ थे उन सभी को बहुत अच्छे से कवर किया है। और जिसने भी हमारे लेक्चर में दोनों ही पार्ट देखे होंगे उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मीड की जो आइडियोलॉजी है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में, उसमें मेन क्या की पॉइंट हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और सभी का मीनिंग भी बहुत ही ईजी वे में समझ में आया होगा। अगर आपने प्रॉपर टाइम दिया होगा तो निश्चित ही आपकी भी विजय होगी और आपको भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छा नॉलेज इन्हेंस करेंगे, और किसी के सामने भी बोलेंगे तो आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी भी निकल के आएगी, क्योंकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी किसी भी पर्सपेक्टिव के बारे में, तो आप उसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो मैंने मीड में सारी चीज़ें जितनी इंपॉर्टेंट थी उन सभी को कवर करने की कोशिश की, जिसमें मैंने 4 स्टेजेस बताई हैं, जो कि अभी हायर एजुकेशन में पूछी गई थी। वो हमारे पार्ट 1 में है, उसको ज़रूर देखिएगा जाके। उसके अलावा हमने आपको प्ले स्टेज, गेम स्टेज, रोल प्लेइंग, रोल टेकिंग, जनरलाइज्ड अदर, सिंबॉलिक अदर और सिग्निफिकेंट जो भी जेस्चर थे, सिंबल्स थे, उनके बारे में भी बताया। उसके साथ साथ माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी के बारे में बताया, सेल्फ का डेवलपमेंट कैसे होता है, सब कुछ बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही सिस्टमेटिकली वे में लिया है और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने सभी चीज़ों को एक सीक्वेंस में लगाने की कोशिश की थी ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाएँ चीज़ों को। और मैंने इसके साथ ही साथ बहुत इम्पॉर्टेंट बुक्स भी बताई हैं, जो मुझे लगता है कि अभी सारी बुक्स में इतना मेंशन नहीं है। अगर आप स्पेशली मीड को पढ़ेंगे तो ही आपको एक जगह सब चीज़ें मिलेंगी, अदरवाइज़ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट बुक्स दी रहती हैं। तो आप हमारे लेक्चर को अगर पूरा देखें हैं और सिस्टमेटिकली वे में समझने की कोशिश किए हैं तो मुझे लगता है आपकी भी मेहनत मेरे साथ साथ सफल हुई होगी। और मेरी मेहनत तो तभी सफल है अगर किसी को भी मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट पहुंचता है या थोड़ा सा भी उसके नॉलेज में 1-2% का भी इंक्रीजमेंट होता है, तो मुझे लगता है कि मेरी जो भी मेहनत है वो सक्सेस होती है। और आप लोग जो भी मुझे कमेंट करके बताते हैं तो मैं उससे काफ़ी कुछ मोटिवेट होती हूँ और सोचती हूँ कुछ अच्छा कंटेंट बनाऊँ कि आपके लिए थोड़ा सा वो एक ही जगह पर सब कुछ अवेलेबल हो पाए। हालांकि मेरी वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अगर एक बार आप वीडियो देखें तो आपको सारी अंडरस्टैंडिंग उसी में हो जाए,
तो इस वजह से अगर आप किसी चीज़ को भी टाइम देते हैं तो डेफ़िनेटली आपको भी अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसी के साथ साथ हम अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं और हमने मीड के जितने भी आइडियाज़ थे उनको बहुत अच्छे से कवर किया है। और अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो रिलायबल लगती है, कंटेंट यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थिंकर के आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।